दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दरअसल ईडी का काम जो है आज के समय सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट करने का रह गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, पीछे भी जो है उनकी कार्यशैली को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार उन पर लगाई थी। लेकिन मुद्दा अब ये है कि अब किस सीएम की बारी है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, काफ़ी जो है नाम ऐसे आए जहां पर बीजेपी खुद सत्ता में नहीं आ पाती, वहां पर जो है तोड़ मरोड़ कर ईडी की जो है एंट्री कराकर कहीं न कहीं सरकार जो है अपनी बनाने की कोशिश जो है बीजेपी करती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल मामले में ऐसा हो चुका है। तो अब किस सीएम की बारी है? दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को ईडी ने नोटिस जारी कर दिया है, प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जी हाँ, केस दर्ज हो गया है। तो अब आप देखिए, अगला नंबर वहां पर है जहां पर कांग्रेस ने जो है बीजेपी को मात देते हुए सरकार बनाई। दरअसल दक्षिण की अगर बात करें, दक्षिण भारत की, तो वहां पर मोदी सरकार को कुछ नहीं मिलता है। बीजेपी का वहां पर पूरे तरीके से क्लीन सफाया है और शायद इसीलिए कर्नाटक के सहारे वहां पर घुसने का प्रयास अब बीजेपी कर रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार से ईडी ने पिछले कुछ जो है सालों में काम किया है उसके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट जो है काफ़ी फटकार उन पर लगा चुका है। बजाय उसकी बिल्कुल भी बाज नहीं आती है ईडी, क्योंकि आला कमान का ऑर्डर नहीं हुआ कि विपक्ष का दरवाजा खटखटा दिया। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जो नेता बीजेपी में है, क्या उनमें कोई भ्रष्ट नहीं है? क्या उनमें किसी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं होना चाहिए? क्या सभी की जांच पड़ताल ईडी ने कर ली है? और ज़्यादा जो है पीछे क्यों जाते हैं, अभी देखिए निर्मला सीतारमण पर एक ऐसी धमाकेदार इलेक्टोरल बॉन्ड की जो है रिपोर्ट सामने आई है। केस जो है उस पर दर्ज किया गया, जिसमें केवल ना जो निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री बल्कि और भी नेताओं के, बड़े नेताओं के नाम सामने आए कि जबरन इलेक्टोरल बॉन्ड वसूला गया। उस मामले में ईडी क्यों नहीं पहुंची? ईडी ने क्यों उस पर जरूरी नहीं समझा? वो एक तरीके से गोदी मीडिया हो या ईडी या फिर न्यूज चैनल, सबने उस मुद्दे को ऐसे दबा दिया जैसे मुद्दा बाहर आया ही नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी नेता हैं, उनकी लगाम कसने को ईडी और मोदी जी दोनों तैयार रहती। अब देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, तो जहां पर कांग्रेस की सरकार है, अगर वहां पर कुछ अनबन होती है तो कांग्रेस का ध्यान कहाँ केंद्रित होगा? कर्नाटक में। और उसका फायदा बीजेपी को कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में। बड़ी अजीब और गरीब क्रोनोलॉजी है, लेकिन यही जो है सही है। दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे कि सिद्धरामैया को किस प्रकार से, किस मामले में जो है ईडी ने अपना शिकंजा फैलाया है और कहाँ तक वो उसको साबित कर पाएंगे, और किस प्रकार से ईडी भी इस मामले में फंसेगी। सारी चीज़ें विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि तभी आपको पूरा मामला समझ आएगा। तो आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने लोकायुक्त की प्राथमिकी का संज्ञान लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA के संबंध में कथित मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR दर्ज कर लिया है। मैसूर स्थित लोकायुक्त पुलिस प्रतिष्ठान ने 27 सितंबर को दर्ज प्राथमिकी में सिद्धरामैया, उनकी पत्नी BM पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराज को नामजद किया है। स्वामी ने देवराजू से जमीन खरीदकर उसे पार्वती को उपहार में दिया गया था, और ये है मामला। और इसी मामले को के तहत जो है MUDA की तहत इस पूरे मामले पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस और धाराएं ईडी ने लगाई है। अब दोस्तों, एक चीज़ तो हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करेंगे कि अगर ऐसी कोई गैर कानूनी तरीके से सिद्धरामैया या उनकी पत्नी ने कोई भूमि आवंटित की है या कोई चीज़ें की हैं, तो उस पर जांच भी होनी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। हम इसके बिल्कुल समर्थक में। लेकिन क्या ये सिर्फ ईडी की जो है शिकंजे फैलाने वाली या फिर बीजेपी सरकार के इशारों पर की गई कार्यवाही है?
इस पर जरा हम चर्चा करते हैं, क्योंकि पीछे काफ़ी सारे मुद्दों में ऐसा हो चुका है दोस्तों। और यहाँ तक कि जो है खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर ईडी को जबरदस्त फटकार लगाई थी। जी हाँ, ईडी को जो है ऐसी फटकार लगाई थी कि सिर्फ मामले दर्ज करके आप विपक्षी नेताओं को परेशान करना बंद करें। आप वो खबर जरा एक बार देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, देखिए। जस्टिस सूर्यकांत, दीपाकर दत्ता और उज्जवल भुइयां की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने ईडी से कहा, आपको अभियोजन और साक्ष्य की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन सभी मामलों में जहां आप संतुष्ट हैं कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसके बाद आप इन मामलों को लेकर न्यायालय में आ सकते हैं। 10 वर्षों में दर्ज 5000 मामलों में से केवल 40 में सजा हुई है, यानी 40 की दोष सिद्धि हुई है। ऐसे में आप कुछ सोच सकते हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ईडी मामलों के आंकड़ों को सदन में रखा गया था। पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, इस मामले में आप कुछ गवाहों और हलफनामों द्वारा दिए गए बयानों पर जोर दे रहे हैं। इस प्रकार का मौखिक साक्ष्य कल भगवान जाने इस पर व्यक्ति कायम रहेगा या नहीं। आपको कुछ वैज्ञानिक जांच इन मामलों में करनी चाहिए। जी हाँ, सिर्फ पिछले 10 सालों में 5000 में से 40 की दोष सिद्धि जो है ईडी कर पाई है। तो आप देखिए, बाकी सारे मुकदमे और जो जांचें और जो एक तरीके से जिन लोगों पर वो मुकदमे थे, उन पर जो भी चीज़ें हुई वो सब ऐसे ही सिर्फ जो है बातों और मामलों और जो है तथाकथित बयानों में उलझ कर रह गया। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको साइंटिफिक तरीके से इनकी जांच कीजिए, साइंटिफिक सबूत और जो चीज़ें हैं वो एकत्रित कीजिए, क्योंकि आपके जो जिस प्रकार से एवरेज अगर देखा जाए जितने मामले आपने दर्ज किए उसमें से पॉइंट या माइनस कुछ % भी आप दोष सिद्ध नहीं कर पाए। तो इस प्रकार के मामलों में आप साइंटिफिक सबूत दें, ऐसी फटकार ईडी को लगाई थी। तो क्या इस मामले में फिर से जो है फटकार खाने के लिए ईडी तैयार है? क्योंकि जिस प्रकार से केजरीवाल को जमानत दी गई और भी जो है आज तक अगर हम देखें तो जितने भी मामलों में सीएम यानी मुख्यमंत्रियों को ईडी ने घेरने का प्रयास किया, तो आज तक किसी की दोष सिद्धि नहीं हुई है दोस्तों। यानी जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक ईडी ने जो सब कुछ किया उस पर ये जरूर से मंथन किया जा सकता है, आखिर ईडी ऐसा क्यों कर रही है, और अगर कर रही है तो बीजेपी नेताओं पर क्यों नहीं कर रही है। मान लीजिए कर भी रही है अपना काम, तो बीजेपी नेताओं पर क्यों नहीं करती, बड़ा सवाल है। इसके बाद सिद्धरामैया ने इस पूरे मामले पर क्या कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल उन्होंने यह भी दोहराया कि मामले में उनके खिलाफ अदालत द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद भी वह इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वह कानूनी रूप से मुकदमा लड़ेंगे। MUDA ने मुख्यमंत्री की पत्नी की संपत्ति का अधिग्रहण किया था और इसके कथित मुआवजे के तौर पर मैसूर के पोस्ट इलाके में भूखंड आवंटित किए थे। यानी उन्होंने भी केजरीवाल की तरह कह दिया कि मैं नहीं झुकूंगा क्योंकि मैंने गलत नहीं किया है। जो भी ईडी को करना हो, सरकार को करना हो, हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे। जी हाँ, तो अब इस पर ईडी दोष साबित कर पाएगी या नहीं वो तो खैर आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन इस प्रकार की राजनीति पर आपकी क्या विचारधारा है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।